प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज पीएसपी इंस्टीट्यूशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमेशा की तरह एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम प्रभात ज्ञान कोश के इस डेली न्यूज़ एनालिसिस डीएनए के करंट अफेयर्स, जिसमें भारत और विश्व का करंट अफेयर्स लेकर के आपके बीच में हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली हमारी जो खबर है वो टाटा मोटर्स से लिमिटेड है। ठीक है, तो टाटा मोटर्स से संबंधित इस खबर को जब हम लोग देखते हैं तो आपने टाटा समूह का नाम सुन रखा होगा, है ना। और ये जो टाटा समूह है वो जेआरडी टाटा की एक कंपनी है। तो इसके संस्थापक कौन है? जेआरडी टाटा है ना। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में। और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, टाटा समूह। तो टाटा समूह जो है उसमें एक तो टाटा मोटर्स है, उसके बाद में टाटा कैपिटल है और टाटा मोटर्स फाइनेंस है ना। तो टाटा मोटर्स, टाटा कैपिटल और टाटा मोटर फाइनेंस। तो इसमें क्या हुआ है, टाटा मोटर्स फिन का एनसीएलटी व्यवस्था योजना के माध्यम से टाटा कैपिटल के साथ विलय हो गया है। अब जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये जो टाटा समूह है, उस टाटा समूह में जो टाटा मोटर्स, टाटा कैपिटल और टाटा मोटर्स फाइनेंशियल है, उसके बोर्ड ने एनसीएलटी का मतलब क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, एनसीएलटी का मतलब क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, एनसीएलटी ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, है ना। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल व्यवस्था योजना के माध्यम से टाटा मोटर्स फिन के टाटा कैपिटल के साथ विलय को मंजूरी दे दी है ना। तो टाटा मोटर्स फिन जो है उसने टाटा कैपिटल के साथ विलय को क्या कर दिया है? मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, तो इसमें जब अपन लोग देखते हैं तो इससे संबंधित प्रश्न क्या है, तो कौन सी टाटा इकाई, तो कौन सी टाटा इकाई है? टाटा मोटर्स फिन। इसने एनसीएलटी व्यवस्था योजना यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल योजना, इसके तहत जो है वो टाटा कैपिटल के साथ विलय करने जा रही है ना। तो टाटा मोटर्स फाइनेंस और टाटा कैपिटल, इन दोनों का विलय हो रहा है। किस योजना के तहत? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल व्यवस्था योजना के तहत। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगली आज की महत्वपूर्ण खबर है वो अमेरिका और भारत के बीच में होने वाले एक रक्षा समझौते को लेकर के है। तो अमेरिका और भारत के बीच में जो है वो ड्रोन की खरीद को लेकर के उसके सौदे पर बातचीत शुरू हो रही है। ठीक है, और वो ड्रोन कौन सा है? MQ-9B। उस ड्रोन का क्या नाम है? इसका नाम है MQ-9B। और इसको लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही है, क्योंकि भारत जो है ना ये चाहता है कि अपने यहाँ पर भी जो स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन विकसित करना है ना। और उस प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर निर्मित किए जाने वाले MQ-9B ड्रोन की अधिक मात्रा के लिए बातचीत कर रहा है ना। तो अमेरिका के साथ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। क्यों बातचीत कर रहे हैं? MQ-9B ड्रोन सौदे के लिए। और ये कितने बिलियन डॉलर का सौदा है? 3.99 बिलियन डॉलर का सौदा है। तो अमेरिका और भारत सरकार वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस प्रकार के ड्रोन को हासिल करने के लिए बातचीत कर रही है, जिसकी अनुमानित कीमत कितनी है? 3.99 बिलियन डॉलर है। और वो ड्रोन कौन सा है? MQ-9B ड्रोन। कौन सा ड्रोन है? MQ-9B ड्रोन। ताकि भारत सरकार भी ये चाहती है कि वो स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन विकसित करना चाहती है, और इसके लिए जो है वो 9QNB सौदे पर जो है वो ड्रोन के सौदे पर बातचीत शुरू हो रही है। और ये कितने डॉलर का है? 3.99 बिलियन डॉलर का सौदा है। फिर हम लोग जो है वो अगली खबर की तरफ हमारा रुख करते हैं। अगली जो अपनी खबर है वो किससे संबंधित है? अमेरिका के राष्ट्रपति। और अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? जो बाइडन। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका में भी नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं। और कोई भी सरकार चुनावों से पहले कुछ ऐसे निर्णय करती है ना, कि वो निर्णय उसके लिए एसेंशियल भी होते हैं और चुनाव में उसका कुछ फ़ायदा मिले। और अमेरिका में एक सबसे बड़ा जो समस्या है वो अप्रवासियों को लेकर है। अर्थात कि अमेरिका के अंदर आसपास के देशों से अप्रवासी आ जाते हैं और उनको लेकर के किसी प्रकार का कोई स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं है। तो बाइडेन ने क्या किया है? अप्रवासियों द्वारा अवैध रूप से सीमा पार करने पर अंकुश लगाने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किया है। और वो विशेष रूप से कौन से अप्रवासियों की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं मैक्सिको की, है ना। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में एक देश है मैक्सिको, उसके साथ में अमेरिका की सीमा लगती है। तो मैक्सिको से लोग जो है
वो लगातार अमेरिका में आ जाते हैं, अवैध तरीके से आते हैं। वैध तरीके से आए वो एक अलग बात है, अवैध तरीके से आते हैं, है ना। और तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ता है, अमेरिका की सुरक्षा को लेकर के भी चिंता रहती है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक ऐसे आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें अप्रवासियों द्वारा अवैध सीमा पार करने पर अंकुश लगाने के लिए आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मैक्सिको के साथ दक्षिणी सीमा पर नियंत्रण हासिल करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि वह नवंबर के अमेरिकी चुनाव से पहले अप्रवास पर एक सख्त रुख पेश करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या आ सकता है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश के साथ दक्षिणी सीमा के अप्रवासियों द्वारा अवैध सीमा पार करने पर अंकुश लगाने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा देश है? मैक्सिको है। किसने किया? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। अगली जो हमारी खबर है वो किससे संबंधित है? तो ये जो है वो खबर किससे संबंधित है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 से संबंधित है ना। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। तो ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो है वो प्रति वर्ष जो है वो विश्व के अंदर जो भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनकी रैंकिंग जारी करती है ताकि किस वर्ष किस यूनिवर्सिटी का क्या परफॉर्मेंस रहा है ना। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, इसमें विश्व के 150 टॉप के जो भी यूनिवर्सिटी होते हैं उनकी रैंक जो है वो इसमें तय की जाती है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में 61% भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। ठीक है, और इस रैंकिंग में सुधार के बाद में टॉप की पोजीशन किसने प्राप्त की है? IIT बॉम्बे ने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला संस्थान कौन सा है? IIT बॉम्बे है, जिसने भारत के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, यूनिवर्सिटीज़ है ना, उन सभी में टॉप पर रहा है IIT बॉम्बे। ठीक है, ये स्थिति है। और इसको जब अपन लोग देखते हैं तो वैश्विक स्तर पर जो है वो टॉप पर कौन सा रहा है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, है ना। तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जो है उसने इस वर्ष भी 13वीं बार दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का स्थान बरकरार रखा है। और जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे IIT बॉम्बे ने 2024 में 149वां स्थान हासिल किया था, लेकिन 2025 में इसकी रैंकिंग कौन सी हो गई है? 118वीं हो गई है। ठीक है, तो इसकी रैंकिंग कौन सी हो गई है वर्तमान में? 118। यानी विश्व में IIT बॉम्बे 118वें नंबर का बड़ा संस्थान है और भारत में इसकी रैंकिंग कौन सी है? टॉप की रैंकिंग इसको प्राप्त हुई है ना। यानी इंडिया में ये टॉप की रैंकिंग है। किस कौन बता रहा है अपन को? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, उसने रैंकिंग तय की है 2025 में। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन लोग देखते हैं तो IIT दिल्ली जो है, जिसकी रैंकिंग पिछली बार जो है वो उसकी रैंकिंग कितनी है? 47 रैंक चढ़ा है, वही IISc 211वें स्थान पर पहुंच गया है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा भारतीय संस्थान भारत में नंबर 1 स्थान पर है? IIT बॉम्बे। ठीक है, विश्व पर उसकी कौन सा नंबर पर है? वो 118 विश्व नंबर पर, और भारत में टॉप में। और विश्व में पहले स्थान पर कौन सा है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, इसका विश्व में पहला स्थान है। अब हम अगली खबर की तरफ अपना रुख करते हैं, और अगली खबर किससे संबंधित है? नेपाल से संबंधित है ना। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल, ये नेपाल के प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है? नेपाल के शंकुवास्भा जिले में, कौन से जिले में? शंकुवास्भा जिले में 900 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना जो है उसको उन्होंने जो हरी झंडी दी, और वो परियोजना का नाम क्या है? अरुण 3। तो इस प्रकार से नेपाल में SJVN की 900 मेगावाट की परियोजना 2025 से बिजली उत्पादन शुरू करेगी। कब से शुरू करेगी? 2025 से। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो इस प्रकार से जब अपन लोग देखते हैं तो नेपाल में SJVN द्वारा स्थापित उस विद्युत परियोजना का नाम क्या है? ठीक है, जिसके 2025 तक बिजली उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है, तो उसका नाम क्या है? अरुण 3 जल विद्युत परियोजना है। और ये कितने मेगावाट की है? 900 मेगावाट की है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है अरुण 3। कितने मेगावाट की है? तो ये है 900 मेगावाट की। किस देश में है ये? नेपाल में है। ये किस प्रकार की है? तो ये जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, जिसको नेपाल के प्रधानमंत्री ने
जो है वो इसको उत्पादन को शुरू करने के लिए हरी झंडी प्रदान की है। अगली जो हमारी खबर है वो फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। आपको जो ये चेहरा दिख रहा है ये है नवीन पटनायक, ठीक है। और नवीन पटनायक जो है वो उड़ीसा के सीएम थे। कहाँ के सीएम है ये? उड़ीसा के, है ना। और इन्होंने जो है वो उड़ीसा के अंदर लगातार जब अपन लोग देखें तो यहाँ पर 27 वर्षों तक उन्होंने शासन किया है। 1997 1997 से लेकर के और फिर अभी 2024 तक कितने वर्ष हुए? 27 ईयर्स तक उड़ीसा पर शासन किया बीजू, है ना। और ये जो नवीन पटनायक है उनकी पार्टी कौन सी है? बीजू जनता दल। कौन सी पार्टी है? बीजू जनता दल। तो ये बीजू जनता दल के प्रमुख हैं तथा इन्होंने उड़ीसा पर 27 वर्षों तक लगातार शासन किया है। और अभी जो लोकसभा चुनावों के साथ में उड़ीसा के विधानसभा चुनाव भी हुए थे और इन विधानसभा चुनावों में बीजू जनता दल को जो है वो बीजेपी ने परास्त किया है। तो इन्होंने जो है वो अपना इस्तीफा सौंपा है, ठीक है। क्या किया इन्होंने? अपना इस्तीफा सौंपा है। किसको सौंपा है? राज्यपाल को। राज्यपाल का नाम क्या है? रघुवर दास। क्या नाम है राज्यपाल का? रघुवर दास, है ना। तो राज्यपाल उड़ीसा के कौन से हैं? तो उड़ीसा के राज्यपाल हैं रघुवर दास। इनको जो है वो इस्तीफा सौंपा है। किसने? नवीन पटनायक ने, जो बीजू जनता दल के मुखिया हैं तथा जो अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन विधानसभा चुनाव हुए, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करके एक तरफा मैंडेट हासिल किया है और बीजू जनता दल को परास्त किया है। तो 147 सीटों वाली इस विधानसभा में भाजपा ने कितनी सीटें जीती हैं? 78 सीटें जीती हैं। इस प्रकार से बीजू जनता दल पीछे रहेगी और अब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सरकार बनाएगी। तो यहाँ पर किस मुख्यमंत्री ने? तो नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री थे वो? उड़ीसा के थे। किस पार्टी के थे वो? बीजू जनता दल के थे। और अब वहाँ पर कौन सी पार्टी सत्ता में आ गई है? भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में आ गई है। तो ये बीजू जनता दल के जो नवीन पटनायक हैं वो देश में लंबे समय तक शासन करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले कौन से मुख्यमंत्री थे? सिक्किम के पवन कुमार चांगलिंग थे, जिन्होंने लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक देश की सेवा की। उनका नाम क्या था? सिक्किम के पवन कुमार चांगलिंग। और दूसरे मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? नवीन पटनायक बन गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं अगली खबर की, और ये है बेंगलुरु से संबंधित है, ठीक है। और बेंगलुरु के रोशन मेलविन लोबो IYCS के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव चुने गए हैं, है ना। तो बेंगलुरु के डायोसिस के अधिवक्ता रोशन मेलविन लोबो, इनका नाम क्या है? रोशन मेलविन लोबो। और इनको जो है वो क्या किया गया है ना। तो इनको IYCS के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव चुना गया है ना। और IYCS का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पेरिस में है ना। तो ये वहाँ पर जो है वो अपनी सेवाएं देंगे। तो IYCS क्या है? अंतर्राष्ट्रीय युवा कैथोलिक छात्र, है ना। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय युवा, इंटरनेशनल, I यानी इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। Y यानी युवा, यंग, कैथोलिक, C यानी कैथोलिक, S यानी स्टूडेंट, छात्र का महासचिव उनको चुना गया है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा कैथोलिक छात्र का महासचिव किसको चुना गया है? रोशन मेलविन लोबो को। कहाँ के हैं ये? बेंगलुरु के हैं। और वो अब कहाँ काम करेंगे? IYCS के मुख्यालय पेरिस में अपनी सेवाएं देंगे। उसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो किससे संबंधित है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, इन्होंने सशस्त्र बलों के लिए एक समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, ताकि पुणे में सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय में 2 साल की अवधि के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है वो दोनों के बीच में क्या हो सके? सहयोग हो सके। तो यहाँ पर रक्षा मंत्रालय और दूसरा कौन सा मंत्रालय? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर किससे संबंधित है? इसरो से संबंधित है ना। तो इसरो जो है वो क्या है? ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अंतरिक्ष से रिलेटेड है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो,
है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अपन लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष, है ना, भारतीय अंतरिक्ष संगठन, है ना। तो ये कौन सा है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो ये कौन सा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, ठीक है। और इसने HAL सुविधाओं का उद्घाटन किया और रॉकेट निर्माण क्षमता को इससे बढ़ावा मिलेगा। और इसके अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। इसके अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ, ठीक है। तो इसरो ने किसके साथ? HAL का मतलब क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL का मतलब क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में जो है वो एरोस्पेस डिवीजन में अत्याधुनिक प्रणोदक टैंक उत्पादन और कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनरी सुविधाओं का उद्घाटन किया है, ठीक है। उसके बाद में अपन लोग देखते हैं अगली जो खबर है वो किससे संबंधित है? तो यह है साइबर सुरक्षा जागरूकता को लेकर के, ठीक है। और साइबर सुरक्षा जागरूकता की जब अपन लोग बात करते हैं तो यहाँ पर गुरुग्राम की साइबर पुलिस के साथ समझौता किया। किसने किया है? ज़ूपी, है ना। तो ये ज़ूपी क्या है? तो भारत के सबसे बड़े कौशल आधारित लूडो प्लेटफॉर्म। कौन सा प्लेटफॉर्म? लूडो, ठीक है। ये कौशल पर आधारित भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और ज़ूपी ने, कौशल आधारित लूडो प्लेटफॉर्म ज़ूपी ने साइबर सुरक्षा समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के 11वें संस्करण के लिए गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ साझेदारी की है और इसको साइबर वॉरियर्स नाम दिया गया है, ठीक है। तो साइबर सुरक्षा में जागरूकता के लिए भारत का सबसे बड़ा कौशल आधारित लूडो प्लेटफॉर्म ज़ूपी, और ज़ूपी ने साइबर सुरक्षा के लिए गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, साझेदारी की है। और इस साझेदारी को क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है साइबर वॉरियर्स। क्या नाम दिया गया है? साइबर वॉरियर्स, ठीक है। तो ये है आज की महत्वपूर्ण खबर। इस प्रकार से भारत एवं विश्व का करंट अफेयर्स जो आज का महत्वपूर्ण था वो आपको आज जो है वो यहाँ पर आपके सामने हम लेकर के हाजिर हुए। उम्मीद है प्रतिदिन ये क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण हो रही होंगी। आप इसको अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करिए और अपना फीडबैक अवश्य दीजिए। PSP इंस्टीट्यूशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।